हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। गिव द थ्योरी ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम। पहला हम लोग पढ़ रखे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल और रोटेशनल क्या होता है। तो वाइब्रेशनल अगर हम लेके चलें सिर्फ, तो वो सिर्फ लिक्विड में होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, है ना। मोस्टली सबसे ज़्यादा लिक्विड में होता है। रोटेशनल लेके चलें तो वो सॉलिड में होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब वाइब्रेशनल और रोटेशनल किस में होता है, ये हमेशा गैस और वेपर में होता है हमारा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑलवेज टेक प्लेस इन गैस और वेपर। क्लियर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे हम लोग। वाइब्रेशनल रोटेशनल का मतलब होता है कि एक तो वाइब्रेट भी कर रहा हो ऐसे ऐसे, और वो रोटेट भी कर रहा हो, उसके बाद स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा ना। तो इसका थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है थ्योरी। द स्पेक्ट्रा ऑफ ए गैस वेपर मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो आइसोलेटेड लाइन corresponding to each other vibrational state, but instead of large number of closed spectral lines due to the transition between the various rotational state on the vibrational level and the rotational state of their vibrational level. When these spectra are the observation with the spectrometer, the lines appear as broad streaks and called the वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। मतलब हुआ कि वो एक एक करके अलग अलग नहीं होता है, वाइब्रेशनल और रोटेशनल अलग अलग नहीं होता है, इसमें एक ही साथ एक ही इंस्टेंट पे दोनों होता है। और वो जो स्ट्रिक्ट ब्रॉड जो स्ट्रिप बनता है हमारा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल बैंड। क्लियर है। यही कह रहा है कि गैस और वेपर में जो बनता है आइसोलेटेड क्रॉस नॉट आइसोलेटेड, मतलब अलग अलग ये नहीं होता है वाइब्रेशनल और ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों एक साथ बनता है, और उसका जो ब्रॉड स्ट्रिक बनता है ऐसे ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइब्रेशनल और रोटेशनल बैंड। क्लियर है। ये थ्योरी है, यहाँ से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर क्या है इसमें कि जो हमारा टोटल एनर्जी इसमें आएगा, कि टोटल एनर्जी जब निकाला जाएगा वाइब्रेशनल और रोटेशनल का, तो दोनों अलग अलग पहले निकाला जाता है। रोटेशनल का अलग निकलता है जो सॉलिड से होता है, वाइब्रेशनल का अलग निकलता है जो लिक्विड का होता है, और इसमें दोनों को मिक्स किया जाता है। तो अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो रोटेशनल का भी इसमें ऐड होगा और वाइब्रेशनल का भी ऐड होगा। तो रोटेशनल को बोल दिए ई आर, वाइब्रेशनल को बोल दिए ई वी, है ना। तो टोटल नेट एनर्जी बराबर हो गया ई आर प्लस ई वी, रोटेशनल का और वाइब्रेशनल का, वाइब्रेशन का। तो रोटेशन का एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है जे प्लस वन एच कट की स्क्वायर टू म्यू आर का होल स्क्वायर। ये हमारा है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एच कट का मान होता है एच अपॉन टू पाई, आई बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू एच इंटू एफ नॉट। क्लियर है यहाँ तक। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एच कट की जगह पे एच बाई टू रख देंगे, तो यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर, फोर इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एट पाई स्क्वायर। म्यू आर स्क्वायर को हम लोग आई कर दिए, तो एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर इंटू आई। और इसके जगह पे एक कॉन्स्टेंट है तो इसके जगह पे हम लिख दिए बी। क्लियर है। तो ये इसके जगह पे क्या हो गया बी, और यहाँ पे ये हो गया एफ एच एफ नॉट, ये हो गया हमारा एनर्जी इसके साथ में। ये है वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना। जहाँ पे कि एन क्या है हमारा, एन क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। और जे क्या है हमारा, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ये जो जे है हमारा ये रोटेट करता है उसका क्वांटम नंबर है, और ये है हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसको नेक्स्ट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला को। ये हमारा मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये है ना, ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ये हो गया रोटेशनल का और ये हो गया वाइब्रेशनल का। फिर इसमें क्या है कि नो द ट्रांजिशन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द वाइब्रेशनल एन इज N1 टू N2 एंड रोटेशनल J1 से J2 एंड देन द चेंज इन एनर्जी। क्या बोल रहा है इसने क्या बोला कि अगर हमारा N1 से लेकर के N2 तक वाइब्रेशनल जाता है और J1 से लेके J2 तक रोटेशनल जाता है, तब इसका क्या एनर्जी का में चेंज आएगा। तो एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2। तो E1 का मतलब है कि J वाले में चेंज होना, तो E1 तो हो गया J1 और यहाँ N1, ये N1 और J1 ये हो गया यहाँ से यहाँ। फिर ये क्या है हमारा J2 और N2 दोनों को ऐड करके पहले वाले में से घटा देंगे। E1 क्या हो जाएगा, ये
फर्स्ट रोटेशनल और फर्स्ट वाइब्रेशनल माइनस E2 क्या हो जाएगा, सेकंड रोटेशनल और सेकंड वाइब्रेशनल। तो यहाँ से कैलकुलेशन आएगा कि ये अगर इसमें से घट जाएगा तो हाफ हाफ कट जाएगा। HF0 यहाँ से जो एनर्जी आएगा फ्रीक्वेंसी का ये बाहर आ जाएगा और N1 माइनस N2 यहाँ पे आ जाएगा, बच जाएगा ये, है ना। इसको कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे जे का होल स्क्वायर, यहाँ पे J1 माइनस J2 का होल स्क्वायर माइनस J2 N1 ये कर दिया यहाँ पे कैलकुलेशन। ये स्क्वायर वाले को टर्म A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दोनों के जगह पे J1 माइनस J2 है तो कॉमन ले लिए तो J1 प्लस J2 1 हो गया। ये हमारा हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। हमको पता है कि फोटोन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी बराबर होता है H इंटू F, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो डेल्टा E अपॉन H। अब इधर लेकर के अगर H आएंगे तो इसके पास H है तो H कट जाएगा तो ये F हो जाएगा, F0 हो जाएगा जो उसका एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा क्या हो गया, जनरल फ्रीक्वेंसी हो गया, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। और यहाँ पे B अपॉन H, B है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B अपॉन H। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का और ये है हमारा एनर्जी का। क्लियर है। तो ये आया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो गया कि इसमें एनर्जी डायग्राम बनता है। एनर्जी डायग्राम क्या बनता है कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है हमारा, ये है ना, ये एनर्जी का फॉर्मूला आया है। अब यहाँ पे जो एनर्जी का सेटअप होता है, एनर्जी का ट्रांजैक्शन रूल जो होता है ना, एनर्जी कैसे कैसे ट्रांजैक्शन करता है कुछ किस नियम के आधार पे, तो इसमें ये बोला जाता है कि जो n है हमारा, n का चेंजमेंट होना चाहिए ±1 से, मतलब 1 ही ऊपर होना चाहिए या तो 1 नीचे होना चाहिए। j भी हमारा क्या होना चाहिए, ±1 पे होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे क्या है यहाँ कि अगर J1 4 है तो J2 क्या होना चाहिए 5, मतलब एक ही चेंज में होना चाहिए, या तो -1 हो या तो +1 हो। तो -1 में क्या हो गया यहाँ पे कि अगर J1 अगर हमारा 4 है तो J1 अगर 4 है तो J2 किस में होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो N1 माइनस N2 क्या हो गया यहाँ पे माइनस, है ना। वैसे ही अगर J1 3 है तो J2 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसमें ट्रांजिशन होना चाहिए। अगर J1 2 है, J1 अगर 2 है तो इसका क्या होना चाहिए, J2 क्या होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए, ताकि 1 - 2 करें तो -1 हो। तो ये J का मान जो होगा हमारा, ये J का मान क्या होगा -1। और यही चीज़ें अगर पॉजिटिव है, J का मान अगर हमारा +1 आता है तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, J1 अगर 1 है, J1 का वैल्यू अगर 1 है तो J2 का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे 1 - 0 तो क्या आ जाएगा 1, तो ये पॉजिटिव है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे इसको समझना है थोड़ा सा कि ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि ये रोटेशनल का पार्ट है ये, और ये भी रोटेशनल का पार्ट है। तो दो मॉलिक्यूल है, दोनों रोटेशन, अपना रोटेशन तो कर ही रहा है, बगल में ये दोनों मिल करके वाइब्रेशन भी कर रहा है ना। तो इसको बोल दिए कि अगर हम इसको N1 1 मान लें और इस N2 को 0 मान लें, है ना, ये 1 वाला पार्ट है तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया N1, ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा N1, और ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा क्या है N2 है। अगर N1 को 1 मान लें और N2 को 0 मान लें तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ये N1 क्या हो जाएगा हमारा, N1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और N2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 बराबर यहाँ से 1 होगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ F0। क्या बच जाएगा यहाँ पे F0। तो जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे कि ट्रांजिशन फ्रॉम वाइब्रेशनल स्टेट N1 = 1 एंड N2 = 0, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। इसके जगह पे 1 रख दो, इसके जगह पे 0 रख देना है तो ये कट जाएगा यहाँ से यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F0, यहाँ हो जाएगा B/H, और ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज़। इसको यहाँ उतार देंगे, इसको भी यहाँ उतार देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ से जो स्टार्टअप होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रा बनने में, क्या बनेगा, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रा। इसको 3 ब्रांच के स्पेक्ट्रा में डिवाइड किया गया है। तो पहला ब्रांच है P ब्रांच बोलते हैं, दूसरा है Q ब्रांच और तीसरा R ब्रांच। तो P ब्रांच में डेल्टा J होगा, निगेटिव होना चाहिए। Q ब्रांच में डेल्टा J क्या होता है हमारा 0 होना चाहिए।
क्यू ब्रांच में, और इसमें क्या होना चाहिए, आर ब्रांच में +1 होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक, है ना। क्यू ब्रांच में 0 होना चाहिए और आर ब्रांच में क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, और पी ब्रांच में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके तीनों ब्रांच लेके आगे चलते हैं। तो पहला ब्रांच है हमारा पी ब्रांच। पी ब्रांच में क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो पी ब्रांच में अगर -1 है तो यहाँ से J1 अगर 0 है तो J2 क्या होगा, 1। अगर ये रख दें यहाँ पे तो इस फॉर्मूले में ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया यहाँ पे रखते जाना है, J1 = 0, J2 = 1, तो 0 - 1 तो -1, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ये है 0, ये है 1, ये है 1, तो 2 इसके साथ गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा F = F0 - B/H × 2। फिर उसी तरह से J1 के जगह पे 1 रखना है, J2 के जगह पे 2 रखना है। 1 2 करेंगे -1 होगा, यहाँ माइनस होगा, और 2 1 3 1 4, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, फिर यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। अगर इसका जनरल फॉर्मूला लिखें ABC, है ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, F0 यहाँ 2 रख दिए आगे, और यहाँ हो गया B/H, और यहाँ पे लिख दिए J। और ये जो हमारा J है कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1 2 3 और N तक जाना चाहिए ये J। अब Q ब्रांच में चले जाएं। Q ब्रांच में क्या होता है, ΔH = 0। Q ब्रांच में क्या होता है हमारा, ΔH = 0। अभी बता रखे थे कि अगर 3 ब्रांच है हमारे पास, 3 ब्रांच PQ और R, तो P में होता है -1, Q में होता है 0 और R में क्या होता है, +1। तो इसमें अगर 0 कर दिया जाए तो J की जगह पे 0, दोनों की जगह पे 0, तो 0 0 सबको 0 कर देगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो F = F0। यहाँ भी अगर 1 1 भी कर दें तो 1 - 1 0, ये भी हो जाएगा हमारा F = F0। तो Q वाले ब्रांच में ये जल्दी स्पेक्ट्रा नहीं दिखने को मिलता है ना। तो ये है हमारा Q ब्रांच, ये है हमारा P ब्रांच। एक ब्रांच और है हमारा R ब्रांच। R ब्रांच में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर्मूले में क्या रखना है, J1 की जगह पे 1 और J2 के जगह पे 0, J1 की जगह पे 1 और J2 की जगह पे 0। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 वही सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे सिर्फ उल्टा हो गया, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। इसका मतलब है कि उसमें जो P ब्रांच में यहाँ माइनस आया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, है ना। रख देना है वैल्यू, J1 की जगह पे 3, J2 की जगह पे 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा F0 B/6/H, है ना। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो यही आएगा, सेम टू सेम, है ना। वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस होगा, और J1 से लेके N तक। ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का। तो जो बढ़ोतरी हो रहा है इसमें, जो बढ़ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, 2B/H। कितने का बढ़ रहा है, 2B/H। जो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का जो फ्रीक्वेंसी F0 है हमारा, है ना, यही है हमारा क्या है, एक तरह से यहीं पे Q ब्रांच होता है, और P ब्रांच इस साइड में जाता है निगेटिव में। इसमें क्या होता है, घटता है। P ब्रांच क्या हो रहा है यहाँ पे, P ब्रांच F0 में घट रहा है, मतलब इधर जा रहा है, और R ब्रांच क्या हो रहा है, μ0 में बढ़ रहा है। इसका मतलब इधर की ओर हमारा R ब्रांच होगा और इधर की ओर हमारा P ब्रांच होगा, और सब का जो वैल्यू होगा, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी, सब के बीच का दूरी 2B/H। और मिड में अगर देखा जाए, यहाँ भी 2B/H, यहाँ भी 2B/H, तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा एक सेंटर वाला हो जाएगा 4B/H। हम लिख सकते हैं इसको, इसी को बोलते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। यही है हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें क्या है, द स्पेक्ट्रा कंसिस्ट द इक्वली स्पेस्ड lines with a frequency spacing of 2B/H on each side of F0। F0 के each side जो हमारा इक्वली स्पेसिंग देगा फ्रीक्वेंसी का, वो कितना देगा, 2B/H। क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू। यहीं पे हमारा ये एंड हो गया।